स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। He who rules the air will rule the world. गुलियो डॉहेट ने यह कहा था, जिसका भी एयर स्पेस पे कंट्रोल होगा, मल्टी स्पेस डोमिनेंस होगा, वो दुनिया पे राज करेगा। और ये चीज हम आज की डेट में देख रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर कहीं भी डिस्टर्बेंस हो, एस्केलेशंस हो, वही देश राज कर रहा है, वही देश पावर डोमिनेंस शो कर पा रहा है, जिसका एयर डिफेंस कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। चाहे आप ऑपरेशन राइजिंग लायंस देखिए, चाहे हमारा इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, वहां पे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट होती हैं और देश की पावर को, सुपर पावर को प्रोजेक्ट करती है ग्लोबल स्केल पे। हम समझ सकते हैं 1971 के इंडियन पाकिस्तान वॉर से लेकर के हमारे कारगिल वॉर में इंडियन एयरफोर्स का कितना महत्वपूर्ण रोल रहा है। यहां पर स्पीड, स्टेल्थ एंड सैचुरेशन का गेम है। स्पीड, स्टेल्थ एंड सैचुरेशन, एयरक्राफ्ट बहुत सारे देशों के पास है, इंडिया के पास भी हमारे पास बहुत सारे स्क्वाड्रन्स हैं एयरक्राफ्ट के लिए। बट द क्वेश्चन इज, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट अर्जेंटली इंडिया को क्यों चाहिए? फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में ऐसी क्या कैपेबिलिटीज हैं जो इंडिया को एक सुपर स्पेस पावर बना पाएंगी? स्पेस पावर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है अभी हमारे इंटीग्रेट हो रही है स्पेस की सैटेलाइट्स के टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि इसको देगी स्टील्थ टेक्नोलॉजी। स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इंजन के थ्रू आएगी, और हम जो इसको इंटीग्रेट करेंगे 360 डिग्री सेंसर फ्यूजन के साथ, तो इसकी कैपेबिलिटीज जो है बहुत ज्यादा इनहैंस हो जाती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया का इवोल्यूशन कैसे होता है स्पेस, हमारे इंडियन एयरफोर्स का। जब 1950 में हम एक रिपब्लिक बनते हैं, रिपब्लिक, देश आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन हम रिपब्लिक बनते हैं 1950 में, तब हमारे नाम के आगे से रॉयल एयरफोर्स हट करके इंडियन एयरफोर्स बना। इंडियन एयरफोर्स 1950s में। देन 1966 से लेके 71 तक बहुत मेजर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हम रशिया की टेक्नोलॉजी लेकर के आए, MiG-21 एंड सुखोई 7B। मिग एंड सुखोई के स्क्वाड्रन्स को हमने नर्चर किया, बड़ा किया। उस समय आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा वॉर भी चल रहा था, एंड हमारा दिंदीगुल में एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर बनता है इंडिया में। 1971 के वॉर के से लेकर के कारगिल वॉर तक हमने और इवॉल्व किया, और मिग के साथ साथ हमने मिराज को एंट्री दी इंडिया में। मिराज आया 1999 में। इंडिया को यह क्लियर हो गया कारगिल रिपोर्ट के साथ कि इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है फ्यूचर ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में। इसलिए 2016 तक इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अर्जेंसी की जरूरत है, बहुत ज्यादा समय लग गया हमको LCA तेजस को डेवलप करने में। हमारे डिलीवरी आती है बाई HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिलीवर किया LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। 2024 में हम 92nd राइजिंग डे मनाते हैं, और हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन एयरफोर्स को सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। पोटेंट है हमारी इंडियन फोर्स, पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए बहुत सारे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहिए। हमारे इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या कैपेबिलिटीज की जरूरत है टू डेवलप द फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, एंड वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है यह जानना बहुत जरूरी है। फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर है, ये एक जेट नहीं है, इट इज नॉट जस्ट अ जेट। हवाओं में एरोप्लेन जो है डॉग फाइट लड़ती थी, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। अब ऐसी स्टील्थ टेक्नोलॉजीज हैं जो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से यूएसए ने ईरान पर अटैक किया, क्या किया, एक ग्लोबल डोमिनेंस दिखाया अपनी एयर सुपीरियरिटी का। उसी तरीके से अभी हमें समझना है कि अब नॉर्मल सिर्फ मिसाइल्स के थ्रू, जिन मिसाइल्स को रडार ट्रैक कर सकती है, या एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग के लिए भी ट्रैक किया जा सकता है, वो कैपेबिलिटीज से फायदा नहीं होगा। हमें चाहिए फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं कॉम्बैट क्लाउड। कॉम्बैट क्लाउड मींस आपके पास रियल टाइम सारी इंफॉर्मेशन आ रही हो, आपके पास सारी वार्निंग्स आ रही हो, इससे पहले कि वो, फॉर एग्जांपल, आपके ऊपर मिसाइल फायर कर दी गई है, उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन आई है, इट्स यूजलेस। मिसाइल फायर करी जाने वाली है, दैट टाइम योर सेंसर शुड बी एबल टू फाइंड दैट इंफॉर्मेशन। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, उसके लिंकेज अब सैटेलाइट्स के साथ होंगे, वो इंटीग्रेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग अब सैटेलाइट्स के थ्रू होगी। इसको हम ISR टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस टेक्नोलॉजी। रिकॉनिसेंस का मतलब है किसी एरिया की रेकी करना, किसी एरिया के बारे में जानकारी निकालना फॉर मिलिट्री पर्पसेस। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉनिसेंस। सर्विलांस हम करते हैं सैटेलाइट्स के साथ, बट उसको मिलिट्री पर्पस के लिए डेडिकेट करना, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। स्टील्थ डिजाइन,
स्टील डिजाइन का मतलब है कि हमारी जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो डिटेक्ट ना हो पाए वहां के किसी भी रडार्स के थ्रू और सेंसर्स के थ्रू, बिकॉज ऑफ देयर स्पीड, बिकॉज ऑफ देयर डिजाइन। उसके अंदर उस तरीके के हम फाइबर्स यूज करते हैं। सेंसर फ्यूजन, 360 डिग्री सेंसर फ्यूजन, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। जो हमारी एयरक्राफ्ट होगी उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे अलग अलग जगह पर, ओके, अलग अलग जगह पर सेंसर्स लगे होंगे, और ये सेंसर्स कई बार अपने एरिया को डिटेक्ट तो करते हैं, बट ये इंफॉर्मेशन एक फ्यूजन के साथ नहीं आती है। A pilot has to see, even a master green pilot has to see different sensors for different information, और on the spot fraction of seconds में जब डिसीजन लेना होता है एक पायलट को, तो उसको सारे सेंसर्स के डिसीजन को अपने दिमाग में प्रोसेस करके सोचना पड़ता है कि व्हाट आई शुड बी डूइंग। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजीज लगा के सेंसर फ्यूजन क्रिएट कर पाते हैं 360 डिग्री, तो एक पायलट के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है, आपका प्रिसीजन ऑफ अटैक बहुत अच्छा हो जाता है। नेटवर्क सेंट्रिक, आज भी हमारा नेटवर्क सिस्टम फॉर एयर डिफेंस सिस्टम फॉर द पायलट्स इज नॉट वेरी सिक्योर। वो जब एनिमी टेरिटरी में होते हैं दे कैन डिटेक्ट, दैट इज द प्रॉब्लम। सो हमें एक बहुत सिक्योर नेटवर्क डेवलप करने की जरूरत है फॉर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। Therefore, it is not just a fighter jet, it is flying war system. It is a system जहां पे डेटा एक्सचेंज हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक फ्यूजन के फॉर्म में मिल रही है और स्टील टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है। National security doctrine from reactive posture to proactive deterrence. Now we have to have a policy. उस पॉलिसी जो कि साम दाम दंड भेद के नाम से जानी जाती है। हमारे यहाँ पे साम दाम और भेद तो चल रहा है बहुत अच्छा, लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान और चाइना, जहां पे हमारी कंडीशन है 2 फ्रंट वॉर की, इस केस में जो दंड है वो हमारा वीक है। हमारे पास क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस पर्टिकुलरली चाइना के लिए नहीं है। चाइना अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर चुका है बिकॉज स्टेट ने बहुत हेल्प की है वहां पर। यूएसए में प्राइवेट सेक्टर लॉकहीड मार्टिन डेवलप कर रहे हैं। सो हमें समझना पड़ेगा जो हमारा दंड है दैट इज क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, वो डेटरेंस हमारे कहने के लिए ऑन पेपर तो बहुत अच्छा है, ऑन पेपर बहुत अच्छा है, बट ऑन एयर थोड़ा सा रूडिमेंट्री है, उसको डेवलप करने की जरूरत है। सो डिसुएशन अगेंस्ट चाइना हम देखेंगे कैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे गालवान और चुशल के बॉर्डर्स पे चाइना स्कर्मिशेस करता है, चाइना घुसने की कोशिश करता है, परेशान करता है, और वहां पर वो A2AD जैसी टेक्नोलॉजीज, एंटी एरिया एंड एक्सेस डिनाइल जैसी टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहा है हमारे एयर स्पेस न्योमा एयरफील्ड को ब्लॉक करके। इसलिए हमें चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है फाइटर जेट की, ये टेक्नोलॉजी एक पूरा हॉलिस्टिक सिस्टम डेवलप करेगी। 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट इज एन इकोसिस्टम इन इटसेल्फ, ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है। ऑफेंसिव डिटरेंस अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ऑफेंसिव डिटरेंस, देखो एक चीज है डिटरेंस, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इंडिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट दैट गिव्स इट अ क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और ये ऑफेंसिव का मतलब है कि पाकिस्तान मस्ट फियर कि अगर इंडिया अटैक करेगा तो वो सब कुछ खत्म कर सकता है वहां पर कन्वेंशनल वॉरफेयर के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपनी टेक्नोलॉजी एयर कैपेबिलिटीज दिखाई ऑलरेडी पाकिस्तान को। सो व्हाट हैपेंस, ये ऑफेंसिव डिटरेंस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से बहुत अच्छे से आ जाएगी। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस इंडिया के लिए बहुत जरूरी इसलिए है कि अगर हमारा कभी भी पाकिस्तान के साथ वॉर हो, और हमें पता है बैक एंड से चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, हमने कई मिसाइल्स ऐसी देखी जो चाइना मेड थी और पाकिस्तान यूज कर रहा था, फाइटर जेट्स जो यूएस मेड थी और पाकिस्तान यूज कर रहा था। सो अगर कभी भी पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर 2 फ्रंट ओपन करता है, LOC एंड LAC, वेस्टर्न फ्रंट एंड ईस्टर्न फ्रंट फ्रॉम JNK और लद्दाख का, इन दैट केस हमारे पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नेसेसरी है और अर्जेंटली चाहिए। स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी वर्सेस टेक्नोलॉजिकल गैप्स, आपको एक चीज समझनी होगी, हमारे जो इंडिया में पर्टिकुलरली मैप पे अगर आप यहां पर देखोगे लाइन ऑफ कंट्रोल है और यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC। जो LAC है यहां पे अक्साई चीन रीजन, और ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, बहुत ज्यादा हाइट पे है, नॉर्मल फाइटर जेट्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है वहां पर। सो वहां पर क्या चाहिए हमको, हाई थर्स्ट इंजन चाहिए फ्लाई करने के लिए, मैन्यूवरिंग के लिए हाई थर्स्ट इंजन, और सुपीरियर एवियोनिक्स नहीं होंगे तो हम फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से डेवलप करना है। कंट्रोल सिस्टम शुड बी वेरी गुड, पर्टिकुलरली लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के साइड हमारी कैपेबिलिटीज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की होनी चाहिए। वी शुड नॉट गिव, अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान अटैक करने वाला है, जैसा हमने देखा वो
जो छुपके अटैक कर रहा है दैट इज अ प्रॉब्लम, बट अगर मिलिट्री अटैक होने वाला है कि इंडिया की कैपेबिलिटीज इतनी रेडी होनी चाहिए कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सके, ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेटेड हो हमारे पास, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाई एल्टीट्यूड, हाई थर्स्ट इंजन एंड सुपीरियर एवियोनिक्स हमें हेल्प करेंगे हमारी टेरेन में वॉरफेयर के लिए। क्रॉस कंट्री नैरेटिव्स देखें, अगर हम लेसन्स समझे कि ग्लोबल पावर्स कैसे ग्रो कर रही है, इंडिया इज गोइंग टू बी द रीजनल सुपर पावर। रीजनल सुपर पावर बनने के लिए हमें समझना है सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स हैं यूएसए के पास। NGAD 6th जनरेशन है, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट उनके पास ऑलरेडी डेवलप्ड है। एंड आप देख सकते थे कैसे यूएसए ने अटैक किया था ईरान को, एंड इट वाज कंप्लीटली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। F-35 है उनके पास। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके पास प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। लॉकहीड मार्टिन हैड बीन अ वेरी गुड पार्टिसिपेंट एंड उसने बहुत अच्छी प्रोडक्शंस भी की हैं। पावर प्रोजेक्शन ग्लोबल स्केल पे है, यूएसए का सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्शन है। इफ आई टॉक अबाउट रशिया, उनके पास भी है 5th जनरेशन सुखोई 57, Su-57 बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस किया है उन्होंने। MiG-41 भी है उनके पास, बहुत कम है क्वांटिटीज और वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया में नहीं है। MiG-29 है हमारे पास, MiG-21। जो चाइना है वो J-20 एंड J-35 डेवलप कर चुका है। दिस इज ऑल्सो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। A2AD एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल, जिसकी वजह से जब हमारे एयरक्राफ्ट उस एरिया में जाते हैं, फॉर एग्जांपल लद्दाख के पास जो है गालवान और चुशुल एरिया में जाते हैं, तो हमारे एयरक्राफ्ट को सिग्नल सही से नहीं मिलता है, वो उस एरिया की सर्विलेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल के उन्होंने सेंसर्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेन्स को कुछ भी नहीं पता चलता उस साइड ऑफ टेरिटरी में हो क्या रहा है। एयर गैप चैलेंज, जरा प्रोडक्शन को देखते हैं। 5th जनरेशन की क्या जरूरत है, उसके पहले हमको यह समझना पड़ेगा हमारे पास पहले 42 स्क्वाड्रन्स थे, जो कि अब कम होकर के 31 स्क्वाड्रन्स हो गए हैं। और बाय 2030 हमारी कुछ एरोप्लेन्स को हम कहते हैं फ्लाइंग कॉफिन्स, क्योंकि बहुत ऑब्सोलीट हो गई है वो टेक्नोलॉजी, बहुत पुराने हैं वो। सो 2030 तक हमें कुछ फेज आउट करना पड़ेगा, जैसे MiG-29, जैगुआर, मिराज, इनको फेज आउट करेंगे धीरे धीरे, और यही नंबर 31 स्क्वाड्रन से कम होकर के आ जाएगा 28 स्क्वाड्रन्स। क्या हमारे पास जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, आर दे सफिशिएंट फॉर द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर? नहीं है। सो हमें सिर्फ अभी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो मैंने दिखाया आपको 2016 में प्रोडक्शन करके दे रहा है, आज भी उसकी कैपेबिलिटी मैक्सिमम कितनी है? 24 एयरक्राफ्ट एक साल में, 24 एयरक्राफ्ट इन 1 ईयर। तेजस MK-1A और LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अभी भी जो हमारे जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो नहीं डेवलप हो पाए। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स, इसमें कोई स्टील टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, 360 डिग्री फ्यूजन सेंसर्स नहीं है, बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज नहीं है LCA तेजस में, जो कि कैपेबिलिटीज हमें डेवलप करनी पड़ेगी। यानी कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करना है, हमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ले आना है, और हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, हमें अपने स्क्वाड्रन्स बढ़ाने। हम देखेंगे 2035 तक इंडिया का क्या प्रोजेक्शन है, वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। थिएटर कमांड्स, एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक या फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल इंडियन एयरफोर्स के फास्ट पेस में ग्रो करने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि हमारे पास ना ग्रो करने के जो रीजन है वो ये है कि हमारे पास जो कमांड सेंटर्स हैं दे आर हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो इतने ज्यादा डिफरेंट लेवल पर कंट्रोल हो रहे हैं, जिसके लिए अभी हमें जरूरत है कि हम सेंट्रलाइज्ड कमांड करें। सेंट्रलाइज्ड कमांड मींस ऑल दीज कमांड सेंटर्स, ओके, इसको हम लेकर के आए वेस्टर्न थिएटर कमांड, ईस्टर्न थिएटर कमांड एंड सदर्न थिएटर कमांड, सो दैट उनकी रेगुलेशन, उनका कंट्रोल और उनकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस में हो। स्काई शुड नॉट बी फ्रैगमेंटेड, स्काई शुड बी वन कन्वास। एक ही तरीके से हमें अपने स्काई को टैकल करना है, ताकि उनमें साइबर कमांड, साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छे से शेयर हो सके। एयर डिफेंस एंड मल्टी लेयर्ड शील्डिंग, नो फाइटर विंस अलोन। इट मींस दैट कि अगर हम सिर्फ इस टेक्नोलॉजी पे, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे ही कोशिश करते रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, हमें हॉलिस्टिक 360 डिग्री एयर कवर पे काम करना पड़ेगा। एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें हमने पृथ्वी एयर डिफेंस, प्रद्युम्न एयर डिफेंस सिस्टम के तहत मिसाइल्स बनाई हैं, अग्नि मिसाइल बनाई, अग्नि 5 बनाई, अग्नि प्राइम बनाई मिसाइल। हमने S-400 ट्रम्प हमने रशिया से लिया, हमने आकाश और शॉर्ट रेंज जैसे
आकाश तीर जैसे हमने मिसाइल्स भी डेवलप किए हैं। नाउ इज द टाइम फॉर द ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी। हमने डिफेंसिव सिस्टम्स बहुत बना लिए मिसाइल के फॉर्म में, हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं कोई भी मिसाइल इंडिया में आए। वेयर इज द ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी? ये ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी इस पूरे सिस्टम के लिए आएगी हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से। एरोस्पेस इंडस्ट्री इकोसिस्टम, इंडिया का स्ट्रैटेजिक डिफिशियंसी क्या है? इंडिया की देखो पार्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मोनोपोली। हमें चाहिए कि हम और भी प्लेयर्स क्रिएट करें इस सेक्टर में, सो दैट जो बर्डन आया हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, एक गुड कंपटीशन हो सके, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया, इंडिगनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज प्रमोट किया जा सके। कावेरी इंजन अभी भी अवेलेबल नहीं है, कावेरी इंजन हमें डेवलप करना है इंडिगनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देना है। इमीडिएट एक्शंस रिक्वायर्ड। ये जो रोड मैप है हमारे पास, आप देखो 31 करंट स्ट्रेंथ है, जिसमें से सुखोई, जगुआर, मिग 21, मिराज, मिग 29, रफाल और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ये हमारे पास डिस्प्ले में राइट नाउ है। हमारे टारगेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमारा सबसे पहले टारगेट है फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट फॉर इंडियन एयरफोर्स। हम LCA 83 का टारगेट रखें कि हम जल्दी से जल्दी ले आएंगे। ओके, MK1 है, ये MK2 है, ठीक है। MRFA AMCA हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ठीक है। यह है जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। रफाल का एडवांस्ड वर्जन भी हमें लेना है, और हमारा पूरा टारगेट है प्रोजेक्टेड स्ट्रेंथ बाय 2035 इज 35 to 36, 35 से 36 स्क्वाड्रन्स क्रिएट कर देंगे हम 2035 तक, यानी आगे आने वाले 10 सालों में हमारे स्क्वाड्रन्स 31 हैं। भले वो कम होंगे, लेकिन हम क्योंकि और प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं LCA तेजस और रफाल की, जिसकी वजह से हमारे स्क्वाड्रन्स बढ़ जाएंगे, और उसमें शुमार होगा हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। सो द पॉलिसी इज देयर, हम वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन आप देखो 1999 से 2016 बहुत ज्यादा समय लग गया इंडिया को LCA तेजस डेवलप करने में। उतना समय नहीं लगना चाहिए हमको किसी भी हालत में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करने में। सो आप जरूर बताएं कितनी जल्दी जरूरत है इंडिया को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की। ऑल द स्टूडेंट्स, हियर इज अ ह्यूज डिस्काउंट फॉर गुरु कृपा सेल। जो भी UPSC की सीरियस प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए है ये। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों मीडियम में अवेलेबल है। बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक की प्रिपरेशन कराई जाती है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की UPSC में जिस तरीके के MCQs आते हैं, मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको फाउंडेशन लेवल से, फाउंडेशन का मतलब है जहां से आपकी नींव रखी जाती है समझने की, वहां से लेकर के जो एग्जाम में रियल क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराते हैं, सो दैट कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज कीजिए कोड ART Live, आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। यू कैन मैसेज मी एट टेलीग्राम चैनल @planetankur। थैंक यू। डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स क्या है आपके व्यूज। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।